अगर समग्र रूप से मैं देखूं तो बीजेपी 240-30 पर तो आज कंजर्वेटिव एस्टीमेट पर एक मिनट जरा समझते हैं। आप बता रहे हैं महाराष्ट्र, हाँ, अब आइए बिहार, झारखंड, बंगाल, चार ही लिया, अभी चार पर चलिए। अंकगणित में जैसे ही आप 240 के आसपास आते हैं, आपके बरक्स दूसरी तरफ आंकड़ा कितना बचता है? 303 का। 303, हाँ। ये सब इकट्ठा होंगे, ये मैं कह रहा हूं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं 77 और 2004 का एक मिक्स्ड मॉडल आप मान के चलिए, थियोरेटिकली समझने के लिए, और ये मिक्स्ड मॉडल ऑल्टरनेटिव देगा। आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 24 का चुनाव कम से कम 90% सीट पे 1 to 1 होगा। 90%। आपने कहा कि 90%, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है मनोज जी, कि 90% सीटें ऐसी होगी जहां 1 to 1 फाइट होगी। 543 की संसद है, 90% सीटें हो जाना मतलब लगभग 500 सीटें जहां 1 to 1 होगा। और अगर 500 सीटें ऐसे 1 to 1 होगा तब तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, तब तो सियासत ही कुछ और हो जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ इस राइडर के साथ बोल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, जब से कर्नाटक के रिजल्ट आए, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को जबरदस्त हार मिली है। जब से प्रधानमंत्री मोदी के उस नैरेटिव को, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के हिंदुत्व के पिच को, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर कर्नाटक के चुनावी मैदान में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करने की कोशिश को तगड़ी हार मिली है, शिकस्त मिली है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को 136 सीटें मिली है, बीजेपी की सीटों के दुगने नंबर से भी ज्यादा। और एक तरह से कांग्रेस ने जब से 34 सालों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तब से कई तरह के सवाल हवा में तैर रहे हैं। कई विश्लेषण, कई दलीलें, तर्क और कयास, अनुमान, तर्क, दलील, सब कुछ कर्नाटक चुनाव के नतीजों के मद्देनजर 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए कि कर्नाटक के चुनाव से नतीजों से क्या कोई ऐसी जमीन तैयार हुई है जो 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगी? क्या कर्नाटक चुनाव के नतीजों का कोई ऐसा संदेश है कि विपक्षी एकता को, या विपक्ष को ऐसी ताकत मिलेगी जो मोदी की सत्ता के सामने चुनौती बनकर मजबूती से खड़े होंगे? 303 सीटों वाली पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पूरी मशीनरी, पार्टी की बहुत बड़ी फौज, सेना, ताकत, सीबीआई, ईडी, सीबीआई और धन बल और बाहुबल सब कुछ होते हुए कर्नाटक में 136 सीटें वाली जीतने वाली कांग्रेस क्या अब इतनी मजबूत हो जाएगी कि 2024 में मोदी की सत्ता के सामने चुनौती देने वाली विपक्षी पार्टी के तौर पर होगी, या कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी में अहम भूमिका निभाएगी? या कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त के बाद बहुत सारे विपक्षी दल जो ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 में मोदी को हराना नामुमकिन है, आंतरिक तौर पर मानते हैं, भले ऑन रिकॉर्ड कोशिशें करते दिखें, क्या उन विपक्षी दलों को भी संजीवनी मिली है, कोई हौसला मिला है? क्या उन विपक्षी दलों को लगने लगा है कि कोई ऐसी मोर्चेबंदी, कोई इस तरह से कोई ऐसे साझा रणनीति बने जिससे बीजेपी की घेराबंदी हो? इसलिए आज मैंने खास तौर से आग्रह किया है मनोज कुमार झा जी से, जो राज्यसभा सदस्य हैं, आरजेडी के प्रोफेसर हैं, राजनीतिज्ञ तो हैं क्योंकि सांसद हैं, एक दल से जुड़े हैं, लेकिन मैं उनको एक समाज शास्त्रीय अध्ययन करने वाला एक अध्येता के तौर पर भी मानता हूं। उनका विश्लेषण करने की जो उनका तरीका है, शैली है, वो दूसरों से अलग भी। आप सुनते हैं, चाहे अपने मुद्दों को लेकर मुखर जब राज्यसभा में होते हैं तो भी, कम शब्दों में बोले तो भी, तो आप उनको सुनते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मनोज कुमार झा से बात की जाए। और ऐसे भी चूंकि बिहार बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है 2024 के चुनाव में, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मनोज कुमार झा की पार्टी के साझेदार, साझा गठबंधन, उसके एक तरह से कहें बड़े भाई हैं, मतलब बड़े भाई के तौर पर उसके मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार ही लगातार कई
रीजनल पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर और राहुल गांधी तक से दिल्ली में मिल चुके हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में जो भूमिका मैंने बताई, समझने की कोशिश करूंगा कि अब यहां से 2024 का रास्ता क्या है। और ऐसे भी कल से जितने भी विश्लेषण हो रहे हैं, पक्ष में या विपक्ष में, दोनों दलीलें दी जा रही है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा 2014 पर, और यह भी दलील दी जा रही है कि यहां से असर पड़ेगा 2014 पर, क्योंकि विपक्ष को संजीवनी मिली है, ताकत मिला है, हौसला मिला है, और यह भी कि मोदी को हराया भी जा सकता है। कहीं न कहीं विपक्ष को यह भी लग रहा है। तो क्या ये अगर लग रहा है कि कर्नाटक में हराया जा सकता है, तो क्या 2014 को भी ऐसी सोच है क्या? और सोच है तो उसकी बुनियाद क्या है? तो ऐसी भूमिका में मैंने सब कुछ बता दिया। पहला सवाल मनोज कुमार झा जी, कर्नाटक के नतीजों के क्या संदेश हैं, क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं? ये मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से समझा और मेरे दर्शकों ने देखा सुना, और सारे चैनलों पर उनके व्यूज आ रहे हैं। इसके निहितार्थ क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी के सांसद या नेता के तौर पर मैं अब आपसे सुनना चाहता हूं कि इस कर्नाटक के नतीजों के निहितार्थ क्या है, और उसके बाद सवालों का सिलसिला। कर्नाटक के नतीजों का अगर मुझसे अगर आप प्रश्न पूछें, तो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो या देश का एक आम नागरिक हो, दो तीन तरह के संदेश हैं। पहला संदेश तो लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर के, प्रधानमंत्री जी के अपने स्टैंडर्ड से भी कर्नाटका में वो काफी नीचे चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी को 14 ईस्वी से देख रहा हूं, और 14 तो छोड़िए, 19 के बाद उनके विमर्श में जो चीजें मैंने देखी, मैंने नहीं करोड़ों लोगों ने देखी, उनके लिए चिंता का विषय है। और ये वो लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर हो ना हो, अपोजिशन के पक्ष में हो ना हो, उनके लिए भी चिंता का विषय था कि विमर्श का स्तर हमें परेशान कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, ये अब विपक्ष के तमाम दलों के लिए एक संदेश है कि अगर जन सरोकार के मुद्दे पर हम लगातार अडिग रहें, फिसले नहीं, तो संभवतः बीजेपी के पिच पे जाने की बजाय हम बीजेपी जैसी धुर दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को पोषने वाली पार्टी को अपनी पिच पर ला करके उन्हें सवाल का जवाब देने को मजबूर कर सकते हैं। कर्नाटका ने ये किया। एक एक्सटेंट तक अगर आप बिहार हमारा कैंपेन देखें, जो तेजस्वी जी ने जो एक मैट्रिक्स रखा, बीजेपी को मजबूर होना पड़ा, और 2020 में हम दोनों के बीच में सीट का फासला सिर्फ 8 का रहा। तो इनविंसिबिलिटी फैक्टर जो मोदी जी को लेकर के लुटियंस मीडिया में बनाया गया है ना, कि इनका ये अजात शत्रु हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बहुत ही क्राफ्टेड है। और तीसरा संदेश मैं समझता हूं बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। सन 52 से ही इसकी पूर्ववर्ती जनसंघ हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में विराजमान है। उनके लिए भी संदेश है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावों में, अगर प्रधानमंत्री जी की तरह का शख्स बजरंग दल और बजरंग बली के बीच में इज इक्वल टू स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, सांप मुझे इतनी गालियां दी गई, तो क्या होगा ना कि उनका भी अंततः, क्योंकि हर दवाई का एक एक्सपायरी डेट होता है। वो जो दवाई इस्तेमाल हो रही है 14, खास करके 18 के बाद, उस दवाई की एक एक्सपायरी डेट आ गई है, और वो एक्सपायरी डेट अपोजिशन ने नहीं की है, वो आम नागरिकों के सरोकार ने ये बता दिया कि ये दवाई नहीं चाहिए साहब, आप भी अगर चाहिए तो बदले स्वरूप में चाहिए। तो ये तीन मोटा मोटी चीजें मैं आरंभिक टिप्पणी के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता था। हाँ, अब ये जैसे देखिए स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के कुछ जिक्र के साथ ये ट्विटर पर लोग दिखा रहे हैं। केरला स्टोरी का जिक्र करना, उसी को अगर फ्रीज कर सकें आप, केरला स्टोरी का जिक्र करना, उसके बाद वहां जाकर आप इसमें नहीं है शायद, वहां जाकर सांप का जिक्र करना, वहां जाकर बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर जिक्र करना। हाँ, जैसे 91 बार गालियां दी गई, ये भी जाकर वहां कहने लगे कि मुझे 91 बार गालियां दी गई। मतलब विक्टिम कार्ड खेलना, इमोशनल अत्याचार करना, बजरंग बली के नारे लगा के कहना कि बजरंग बली का नारा लगाकर और उसके बाद सजा देने के लिए। लेकिन ये सारा जो उनका था, जो दावपेच हथियार, इसको तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक में जो रिजेक्शन है, क्या आप
देश के बाकी हिस्सों में होने वाले चुनाव अभी हैं, चाहे विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर तक 5 राज्य हैं जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना अहम है, वहां भी इस तरह से देखते हैं क्या? देखिए, संभावना हर जगह मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो कर्नाटक में हुआ, क्योंकि कर्नाटक का अगर आप चरित्र देखें तो मोरलेस नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट की तरह उसका व्यवहार रहा है। बीजेपी को पैठ मिली वहाँ, उसके भी ऐतिहासिक कारण है, मैं नहीं जाना चाहता। उसमें जनता दल का एक धड़ा टूटता है और कैसे जमीन मिलती है, और येदुरप्पा जी की जो वो एक पॉलिटिकल एनालिसिस का अलग विषय है, कर्नाटक में बीजेपी की प्रेजेंस। लेकिन महत्वपूर्ण ये है ना कि ये जो एक तरह से इस्टेब्लिश तथ्य हो गया था कि बीजेपी इस फील्ड पर खेलेगी, तो इसको बिहार ने सबसे पहले ब्रेक किया। मैं आपको बताऊं, हम 112 तक आ गए, 243 की विधानसभा में, और हमने नौकरी, दवाई के अलावा कुछ नहीं बोला, सिंचाई के अलावा कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने, अगर प्रधानमंत्री जी तो अपनी गाली गिन लेते हैं, अगर तेजस्वी जी और लालू जी को दी गई गालियां, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा, तो हम तो पूरे का पूरा एक अखबार को रंग के रख सकते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो जन सामान्य के मुद्दे, देखिए अजीत जी, लोग परेशान हैं, लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, लोग अपनी थाली के साइज से परेशान हैं। एक बार बार मैं दोहराता हूं, हिस्टोरिकली कोई भी विचारधारा आपको जो एक वक्त में उसके लिए ट्रैक्शन था, अगर वो डिलीवर नहीं करती है जन सामान्य के मुद्दों पर, तो वो विचारधारा कितनों रिलीजियस पोलराइजेशन कर ले, नुकसान अंततः होता है। मतलब चिंता तो कई चीजें होती है, जैसे मैं एक थोड़ा डाइवर्स नहीं हो रहा हूं। अभी बिहार में एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति गए हैं जो फलाने बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कल बागेश्वर बाबा, मैं बोलता हूँ बागेश्वर बाबा गए। हाँ, मैं तो उनको बाबा भी नहीं संबोधित करना चाहता, चलिए क्योंकि ठीक है। बाबा कहने से एक मन में एक श्रद्धा वाला होनी चाहिए। तो वहां कल मैंने एंटायर बीजेपी लीडरशिप, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर से लेके इंटायर टॉप बीजेपी लीडरशिप आरती का थाल लेकर के घूम रहे हैं। ये कहां ले जा रहे हैं आप पॉलिटिक्स को? पॉलिटिक्स तो जमीनी मुद्दों पे होनी चाहिए ना। धर्म, मेरी आस्था, मेरा व्यक्तिगत इश्यू है, वो मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में है, जिसमें किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ठेकेदार के प्रेजेंस को लेजिटिमाइज करके हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश की। उसका थ्रेशोल्ड अब बिहार में भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश अभी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और जहां के व्यक्ति जो हैं वो एक लेवल पर जमीन पर सपा से, बाकियों से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से, और दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को नया ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, वो पोस्ट मोदी जी। लेकिन बाकी सारे हलकों में आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान, कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बावजूद ये जो जमीन है ये डोल रही है, इसमें टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व। हिंदुत्व की जमीन का टेक्टोनिक शिफ्ट होना बिहार में एक लेवल पे हुआ था, कर्नाटका में हुआ, और मैं बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर हम लोगों ने संजीदगी से नागरिक समाज के साथ मिल करके लोगों के साथ जमीनी मुद्दों पर लगातार काम किया एक प्रगतिशील विकल्प के लिए, तो जाहिर तौर पर इनके जितने ये टैक्टिक्स हैं आजमाए हुए इतने वर्षों में, वो सब खत्म हो जाएंगे और एक लोकोन्मुख विकल्प लोगों को उपलब्ध होगा। आपने कहा हम लोग मिलकर ऐसे करेंगे, तो यही तो बात है ना कि मिलकर करेंगे की स्थिति बनती कहाँ है? अगर नीतीश कुमार ठीक है पटना से चलकर नवीन पटनायक से मिलने उड़ीसा जाते हैं, बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं, तेजस्वी भी साथ में गए थे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलते हैं, दिल्ली आते हैं। इन मुलाकातों के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और वो कांग्रेस या किसी बड़े विपक्ष के अम्ब्रेला छतरी के नीचे नहीं आना चाहेंगे। जैसे नवीन पटनायक से जिस दिन तेजस्वी, माफ करें, नीतीश कुमार मिले, अगले ही दिन वो दिल्ली में मोदी जी के साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे और एक तरह से कह दिया कि हम किसी मोर्चे का हिस्सा नहीं है। ममता बनर्जी का अपना इंटरेस्ट है बंगाल में और कांग्रेस से कॉन्फ्लिक्ट है उनका। तो अखिलेश यादव का तेवर वही है। बीते कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि हम तो इस बार यूपी में 80 में 80 लड़ेंगे। तो ये स्थिति बन कैसे रही है या बन सकती है क्या? अजीत जी, मैं चूंकि कुछ मीटिंग्स का मैं
हिस्सा रहा हूं, तो मैं आपको बिल्कुल। कह सकता आप हूं। राहुल गांधी के मीटिंग में भी थे, बल्कि मैं कहूंगा राहुल गांधी के साथ जो नीतीश की मीटिंग हुई है, नीतीश कुमार की, वो भी तस्वीर लगा, उसमें आपको देखा मैंने, मनोज जी आप बैठे थे शायद जी। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज की परिस्थिति 77 से बेहतर है अजीत जी। 77 में हम लोग तो छोटे थे, लेकिन बाद में जब पढ़ा तो पता चला कि जेपी ने एक साहब को कहा कि उनके यहाँ दूसरे साहब के यहाँ एक मीटिंग है। साहब उन्होंने कहा कि उसके घर तो मैं नहीं जा रहा, उसके घर के दरवाजे पर चढ़ने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। आज परिस्थितियां कम से कम वो नहीं है अजीत जी। देखिए, रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस को डिनायल नहीं समझा जाए। हर रिलक्टेंस के पीछे कुछ अप्रोच होता है, हम ये चाहते हैं। लेकिन आज जो सबसे कॉमन थ्रेड है, सबसे महत्वपूर्ण कॉमन थ्रेड है, वो ये कि हर दल, छोटे से छोटा, एक राज्य के कुछ जिलों का, वो सब ये चाहते हैं एक विकल्प हो। जैसे आप नवीन पटनायक जी का आपने उदाहरण दिया, उन्होंने एक बात कही जिसको मीडिया के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ले उड़े। उन्होंने कहा थर्ड फ्रंट का कोई मामला ही नहीं है, और हम लगातार कह रहे हैं कि इसको थर्ड क्यों कह रहे हो यार, एक बीजेपी है फ्रंट, इसे मेन फ्रंट माना जाए। इतना बड़ा वोट लेकर के 64-65% वोट लेकर के अलग अलग दलों के लोग अगर एक टेबल पर बैठने को तैयार हो रहे हैं, और मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए अजीत जी, संभवतः 3-4 महीने बाद जो आज मैं कह रहा हूं आपको मूर्त रूप से भी दिखेगा। बस ये थोड़ी इनिशियल जो दुविधा होती है, वो दो दोस्तों के बीच में, जिनके बीच पहले दोस्ती रही हो और बीच में तकरार हुई हो, वैसे दो दोस्तों का भी एक शाम चाय पे इकट्ठा होना कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन वो मुश्किलें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 24 का चुनाव कम से कम 90% सीट पे 1 to 1 होगा। 90%। अब आपने बहुत अजीत जी, एक और चीज आपने कही कि कांग्रेस की छतरी, हम लोगों को कुछ पुरानी शब्दावली भी त्यागनी होगी। कौन धुरी है, कौन छतरी है, कौन नेता होगा। एक शब्द है हिंदी में जिसको हम कहते हैं को ट्रैवलर, सहयात्री, अंग्रेजी में कहते हैं को ट्रैवलर। सारे अपोजिशन पार्टी को इस शब्दावली के तहत को ट्रैवलर के रूप में, सहयात्री के रूप में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये बहुत डेमोक्रेटिक टर्म है। को ट्रैवलर, ट्रेन के कुपे में जब हम बैठते हैं ना, तो कोई ऐसा नहीं होता ऊपर होता हो नीचे होता हो, वो समझता हूं, वो मानसिकता हम सबको चाहिए। अब बहुत अहम बात आपने कही, और यही बातें कहीं कहीं से छन कर आती है कि नीतीश कुमार भी इसी तरह की पहल कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी ऐसा ही चाहते हैं, 100 सीट पर, 150 सीट पर कम से कम ऐसा हो जाए कि 1 to 1 हो, बीजेपी के सामने विपक्ष का जो भी उम्मीदवार हो साझा हो और सहमति से हो। आपने कहा कि 90%, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है मनोज जी, कि 90% सीटें ऐसी होगी जहां 1 to 1 फाइट होगी। 543 की संसद है, 90% सीटें हो जाना मतलब लगभग 500 सीटें जहां 1 to 1 होगा। और अगर 500 सीटें ऐसे 1 to 1 होगा, तब तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, तब तो सियासत ही कुछ और हो जाएगी, जो आज तक नहीं हुआ। इस राइडर के साथ बोल रहा हूं, चाहे वो 89 में कोशिश हुई तो, चाहे वो 96 में कोशिश हुई तो, चाहे 98 में हुई तो, चाहे 99 में हुई तो, चाहे 2004 में हुई तो, चाहे पिछले चुनाव में, ये आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 90% सीट पर 1 to 1 फाइट हो। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूं इस कहने का आधार क्या है, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा डेटा, आंकड़े और अपने आकलन पे बात करूं। पहली बात, मैंने गुना करके देखा कि 486 के आसपास मेरे मुंह से जो मैंने कहा कि 90%, 90, 486 हो सकता है, 500 भी हो, और ये हो सकता है कि 460-70 भी हो, लेकिन ये होगा। अब मैं चाहता हूं ना कि जब आप कहते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजों को आपके समक्ष रखूं कि एक जो विलिंगनेस टू कम टुगेदर है, वो कई सारे जो पहले के प्रतिमान थे वो बदल रहे हैं। मैं 24 के चुनाव को जो तेजस्वी जी से बातचीत में या नीतीश जी से बातचीत में जो निकल के आ रहा है, ये 77 और 2004 का मिक्स्ड मॉडल चुनाव मान के चलिए। 77 और 2004, 27 वर्ष का फर्क है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन थी। लोकतंत्र चेहरे में नहीं उलझा साहब। चेहरे में जब लोकतंत्र उलझता है ना, तो लोक खत्म हो जाता है, चेहरा तंत्र मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा अब कैसे हो जाएगा? डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य को लेकर के इतनी चिंता 77 में भी नहीं थी जितनी आज 2023 में है। इवन बीजेपी के लोग वो जान रहे हैं। मैं आपको कल का एक बताता हूं,
गुजरात के एक एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि पता नहीं दिल्ली वाले हमारे साथी कितने खुश हैं, हम कर्नाटक के नतीजों से बहुत खुश हैं। 156 जिताला है, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो एक एक चीज हो गई ना, हमारी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अलग अलग दलों में कम से कम राय जो लोग रखते हैं ना, उनको इतनी स्वतंत्रता है। मैं अपने दल को जानता हूं, बाहर लोग जो भी कहें, मैं चाहूं तो किसी मुद्दे पर डिफर करता हूं, और वो माना जाए या ना माना जाए उसको रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन बीजेपी में वो जो पूरा फलसफा था, वो रवायत ही खत्म हो गई है। ये फर्क आया है जो मैं बार बार कहूं। डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन, पढ़ा लिखा तबके का एक हिस्सा जरूर व्हाट्सएप सुबह देख करके अपनी नीति और नियत तय करता है, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो ये कहती है हम कहां पहुंच गए, इससे आगे का रास्ता क्या है। आमतौर पर मैं समझता हूं कभी भी इतनी बेचारगी एक इतनी बड़ी आवाम के अंदर नहीं थी, और इस बेचारगी में द सीड्स ऑफ यूनिटी है, बीज पड़े हुए हैं आने वाले। जी, अब कुछ हम डेटा और आंकड़े के मद्देनजर अगर बात करें कि जब आप कहते हैं इतनी बेचारगी, इतना अनरेस्ट, इतनी नाराजगी, इतनी बेचैनी आवाम में है, और इशू ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम इशू हैं, लेकिन उसी बीच एक तरफ जिस दिन कर्नाटक के नतीजे आते हैं, 136 सीट कांग्रेस और 60 पार बीजेपी, जो अपने आप में बीजेपी की जबरदस्त हार है नंबर में, हालांकि वोट शेयर उतना है, लेकिन उसी दिन यूपी से लोकल बॉडीज के जब नतीजे आते हैं तो दिखता है बीजेपी बम्बम में, मेयर तो 17 में 17 और बाकी सारे में। तो एक तरफ जब आप ये कहते हैं 67% वो वोटर है जो बीजेपी से बाहर है, अगर हम 2019 का बेंचमार्क लेते हैं 37% बीजेपी, लेकिन 37% बीजेपी के साथ इंटैक्ट होना और 67% के कई टुकड़े होना, तो कहानी तो यही है कि वो कई टुकड़े वाला वोटर एक टुकड़े का हिस्सा, जो आपने कहा कि 90% 1 to 1 लड़ेंगे, वो होने की गुंजाइश नहीं दिखने की मेरे पास वजह है। तो मैं वजह से शुरू करूं या पहले इसका जवाब देंगे आप? मैं जवाब दूंगा इसका। 2000 मैं सिर्फ कर्नाटक और यूपी, चूंकि आपने कहा तो मैं कर्नाटक यूपी ही करूंगा। 2018 में कर्नाटक में मैंडेट का आप चरित्र देखिए, फ्रैगमेंटेशन था, कोalition गवर्नमेंट बनी कांग्रेस और जेडीएस कुमारस्वामी की, फिर कोचिंग हुई, बीजेपी सत्ता में आ गई। यूपी के निकाय चुनाव में फ्रैगमेंटेशन एक्यूट लेवल पर था। तो एक जो वोटर के बीच में एक इनकलकेशन ऑफ रियलिटी होती है, या उसको आत्मसात करने के बाद अपना वोट का तरीका बदलने की बात होती है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश और गुजरात को वैसे भी थोड़ा अलग रख करके विश्लेषण करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने कहा, तो वो जो फ्रैगमेंटेशन है उसी को डीफ्रैगमेंट करना, उसको रोकना, ये मैं समझता हूं कि जो कर्नाटका से हुआ है, शायद कल उत्तर प्रदेश का वोटर, जैसे हमारे यहां मैं एक उदाहरण दूं, एमआईएम को सीमांचल के 5 इलाके में सीट मिली, उसमें उसके पीछे कई लोगों ने कुछ तर्क दिए, लेकिन स्थिति यह है कि जब वो विधायक अपने आसपास गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गए, उनके ऊपर चुनाव के बाद ये दबाव था कि यार आप पार्टी बदलिए, हमारी गलती की वजह से सरकार नहीं बनी, हमारी सरकार बनती, कहने का मतलब एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक वाली सरकार। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है कि ये स्टेज कब आता है। लेकिन अगर मैं ये माइक्रो लेवल मैंने कहा, लेकिन मैक्रो लेवल पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ये विलिंगनेस आ चुकी है। निकाय चुनाव को मैं मानक नहीं मानता हूं। कभी बिहार में हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, कभी चर्चा भी दिल्ली में नहीं होती है कि पंचायत में क्या हुआ, और यहां तक कि एमएलसी चुनाव की नहीं होती है। तो ये मैं मानता हूं कि ये एक प्रोसेस का ये हिस्सा है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो भी आपको लगता है ये उसके साथ कैसे बैठेंगी या बैठेगी या बैठेगा, आप सारी चीजें देखेंगे। अल्टीमेटली लोगों के अंदर ये भावना धर कर रही है कि एक बार इस सिस्टम से निजात पाया जाए, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन को रिग कर दिया है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, यहां तक कि रिगिंग की कोशिश लोअर जुडिशियरी में होने की शुरुआत भी हम कई दफा देखते हैं। तो लोगों के लिए अब चिंता ये नहीं रही कि ये पार्टी जो मेरी राइवल है मेरे रीजन में, सिर्फ उससे बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली केंद्र में जो व्यक्ति हैं या जो व्यक्तियों का समूह है, जो पार्टी है,
वो इतना नुकसान ना करके चली जाए कि 24 के बाद भी हमें 20 बरस लग जाएं रिपेयर करने में, रिट्रीव करने में, रिलोकेट करने में। हाँ, अब उसी पे आप थोड़ा आंकड़े पर आते हैं। ठीक है, बात सार्थक लगती है जब आप करते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, जो डेविल्स एडवोकेट मेरे सवाल है, जैसे यूपी बहुत अहम स्टेट है और ये पुराना मुहावरा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी के से होकर गुजरता है। 80 सीटों वाला सूबा, जहां 73 सीटें मिल गई थी एनडीए गठबंधन को उसमें 2014 में, लेकिन 2019 में भी सीटें कम हो गई 8-9, लेकिन उसके बाद भी बीएसपी और सपा के गठबंधन की वजह से 10 सीटें बीएसपी को मिल गई। इस बार गठबंधन नहीं है, बीएसपी अलग लड़ेगी, जो अभी विधानसभा चुनाव में 7% बीएसपी का वोट भी कम हुआ, 20% से 13 के आसपास रह गया। अब बात आती है कि यूपी की ही बात करें, आज की तारीख में कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। आज की तारीख में, एक साल बाद दिखे तो अलग बात है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट 2.5% रह गए, ऐसे लोकसभा में देखे तो 6-7% रहे होंगे, अभी तो बहुत कम हो गए। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती है कि बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी के सामने, जिसको विधानसभा में जबरदस्त वोट मिला, लोकसभा में भी यूपी में ज्यादा मिला, उसके सामने कौन सा कॉम्बिनेशन होगा कि आप 80 से बीजेपी को आधा कर देंगे या कम कर देंगे। मैं स्टेट वाइज बात करूं, और अगर मैं एक ही सवाल समअप कर देता हूं, 80 यूपी, 40 पड़ोसी स्टेट बिहार में, 40 में 39 जीती। ठीक है, वहां जेडीयू 16 या 17 जेडीयू का था, उतना ही बीजेपी का था, तो जेडीयू आपके साथ है। उसके बाद पड़ोस में फिर आ जाते तो बंगाल, जहां 42 में 18 सीटें जीती बीजेपी, और वहां कांग्रेस और उसका संघर्ष। तो अब इसको समझाइए, ये सीट बहुत अहम है ना, जो 162 सीट होती है। पेच तो यहां फंसेगा, बिहार में निकाल लेंगे, लेकिन 80 और 42, 80 यूपी, 42 बंगाल। अजीत भाई, एक बात मैं कहूं, कई दफा क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही हैं, अगर वो इनएडिक्वेट है तो लोग कॉम्पनसेट करते हैं। अगला जो चुनाव होगा ना, अगला चुनाव जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैंने कहा 486, 485, 450 सीट पर, वो 1 to 1 होगा। तो उसमें जिन लोगों को लगता है कि ये पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रही है, लोग वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं इसका ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो एंटी राइट विंग, धुर दक्षिण पंथ विरोधी वोट है, ऐसा वोट जो सामाजिक न्याय के रास्ते में रोड़ा अटकाता है, वो वोट वो अपना रास्ता ढूंढेगा कि उसको किधर जाना है। वो सिर्फ एक परमानेंट लॉयल्टी की वजह से वहां खड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। लॉयल्टीज की भी दीवारें टूटेंगी। ये मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे कह रहा हूं, और उसका थोड़ा थोड़ा असर दिखना शुरू हो गया। हाँ, कांग्रेस के लिए वहां एक खास इलाके में मैं संभावना देखता हूं, बशर्ते जिस प्रकार की मेहनत उन्होंने कर्नाटक में 2 साल से की, वहां भी करें। आप बिहार के बाद झारखंड भूल गए। झारखंड की 14 सीट, 14 और झारखंड की 14 सीट कांग्रेस, जेएमएम के अलावा आरजेडी, जेडीयू सब साथ। बिहार से लगने वाला पूरा बेल्ट, कोडरमा, गोड्डा, पलामू, चतरा, अगर आप देखिए तो यहाँ तस्वीरें बदलेंगी। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं बंगाल के उस इलाके में जहां बीजेपी को आई थी सीटें, वो है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, वो नॉर्थन बंगाल का इलाका। अभी पूरा का पूरा फोकस ममता जी का और तृणमूल कांग्रेस का बंगाल के उन इलाकों में है जहां पर बीजेपी ने पैठ बनाई थी। तो एक जो मैंने बार बार कहता हूं कि हमारी कमजोरियां हैं विपक्ष की, लेकिन जिस बीजेपी को हम यहां रख करके चल रहे हैं उसमें भी ढलान है, वो ढलान है। अब फिर एक काउंटर सवाल, जिस बीजेपी को यहां रखकर चल रहे हैं उसमें जो ढलान है, या विधानसभा के नतीजों के संदर्भ में देख रहे हैं, या विधानसभा के नतीजों से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब मैं अगर विधानसभा और लोकसभा की तुलना करूं, जो हम जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई नया सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, कि भाई लोकसभा के समय जब वोट मतदाता करता है तो जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो आगे होता है, उसको लगता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए वोट कर रहे हैं। और विधानसभा का पैटर्न फिर वही 3-4 मिसालें जो हर रोज दी जा रही है, मैं रिपीट करता हूं ताकि उसका काउंटर आप दें। कर्नाटक का चुनाव जब 2018 में हुआ, बीजेपी भले 104 सीटें बीजेपी को मिली, बीजेपी बहुमत से 8-9 सीटें कम रही, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ
कुछ दिन बाद, एक साल बाद जैसे अभी होगा तो 28 में से 26। एमपी में सरकार बन गई कांग्रेस की, अलग बात है कि बीजेपी ने झटक लिया, लेकिन एमपी में वही स्थिति आ गई, 29 में 29 सीट मिल गई। राजस्थान में 29 में शायद एक सीट कम मिली, 28। राजस्थान में 25 के 25 मिल गई। हरियाणा में वैसे ही। तो ये स्टेट की जब बात, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, ये विधानसभा के बाद तो चीजें बदल गई। मतलब लोकसभा में लोग फिर दूसरे पैटर्न पर चले गए, स्वीप हो गई बीजेपी। 2019 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं ना जी अजीत जी। 2019 के चुनाव के बारे में क्या कहूं। 2018 में मैं राज्यसभा का सदस्य बना। जनवरी में जब बजट एक सेशन खत्म हो रहा था पार्लियामेंट का, तो बीजेपी के तमाम लोग हाथ ऐसे मिला रहे थे कि शायद वो वापस दोबारा चुन करके ना आए। स्मरण हो तो उस दौर में सर्वे भी आए थे, मैक्सिमम 210 211 हो गया था। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं के पुलवामा बारे का में, जिक्र कर रहे हैं। हाँ, जिन घटनाओं के बारे में सतपाल मलिक जी ने सिर्फ जिक्र नहीं किया, वो जिक्र के विस्तार में गए। तो अगर उस तरह की कोई चीज होती है तो चुनाव का पूरा मायने और मकसद बदल जाता है। मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के ट्रिप पर था जिस दिन प्रधानमंत्री जी चुरू में भाषण दे रहे थे और पीछे सैनिकों की तस्वीर लगी हुई थी। फिर चुनाव कहां बचता है, फिर मुद्दे कहां बचते हैं, फिर राष्ट्रवाद के नाम पर। हाँ, तो पीएम ने सीधे शहीदों के, पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांग लिए थे प्रधानमंत्री ने। मैंने दुनिया के बहुत सारे युद्ध देखे हैं, टेररिस्ट ऑपरेशंस पढ़ा है, लिखा है। कभी नहीं सोच देखा था किसी और मुल्क में कि शहीदों की चिताओं को भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रल स्पैन में ले आया जाएगा। क्या बना रहे हैं। इंदिरा जी ने के दौर में बांग्लादेश बना, विश्व का नक्शा बदल गया। लेकिन यहां बैठ करके आप 70 साल में कुछ नहीं हुआ, पहली बार हमने ये किया, दूसरी बार हमने ये किया, तो फिर क्या होता है ना, पूरा का पूरा चुनाव रिग हो जाता है। रिग मैं एक उसके मेटाफोरिकल सेंस में कह रहा हूं। फिर चुनाव कहां से मैं बात करूंगा, कहां से कहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, कहां से कहूंगा महंगाई पे बात करो। मैं ये कह रहा हूं, मैं 19 के चुनाव को नॉर्मल इलेक्टरल एरिना में नहीं देखता हूं। 2009 तो अब हम, ठीक है, समझ गया, पॉइंट टेकन। अब आते हैं हम 24 के चुनाव पर फिर, कि 24 के चुनाव में अगर बीजेपी को 303 सीटों से, भाई 272 पर बहुमत होता है, तो 303 सीटों से आप कितना सीट कैसे लाते हुए देखते हैं? थोड़ा अभी जो आपके दिमाग में कोई बात होगी, समझना चाहते हैं। क्या लगता है कि आपको 100 सीट कम हो जाएगी, 75 सीट कम हो जाएगी, या हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी? वो थोड़ा अगर आप समझाना चाहे, क्योंकि आकलन अनुमान ऐसे ही बात होती है। कैसे अगर कहें, मतलब मैं, जाहिर है कि हम लोग थोड़ा सा अब भविष्यवाणी वाले मोड में चले गए हैं, तो मैं एक आकलन एनालिटिकल बात कर रहे हैं। जैसे अब जब एनालिटिकल बात करते हैं तो लोग बताते हैं ना कि बंगाल में ये हो सकता है, बिहार में तेजस्वी और जेडीयू से ये हो सकता है, कर्नाटक में ये हो सकता है, वहां महाविकास आघाड़ी के साथ ये हो सकता है, तो लोग बात तो ऐसे ही करते हैं। देखिए, अगर मैं कंजर्वेटिवली भी बोलूं, कंजर्वेटिवली सिर्फ अभी मैं लूंगा महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिर्फ 4 ले रहा हूं। मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं लिया। आसानी से आप इनको 260 पे ला सकते हैं। ठीक, 260 पे आए, यानी 13 का फासला हुआ मेजॉरिटी से, पूर्ण बहुमत से। अगर इतनी बाकी राज्यों को जो मैंने छोड़ा, उसमें अगर अपोजिशन के पास लगभग 0 है, अगर 20 सीट भी आ जाती है 80 में, 20 1/4, तो कहां चले जाइए? 250। ये 260 आप क्या बोल रहे हैं? अपोजिशन का 260 बता रहे हैं राज्यों में? मैं उनके अभी, हाँ, मैक्सिमम उनको दे करके मैं कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं मोदी जी का मैजिक चल जाएगा। उसके बावजूद जो थोड़ी बहुत हमारी हैसियत है, उस पर अगर मैं जोड़ता हूं, तो अगर समग्र रूप से मैं देखूं तो बीजेपी 240-30 पर, तो आज कंजर्वेटिव एस्टीमेट पर। एक मिनट जरा समझते हैं। आप बता रहे हैं महाराष्ट्र, हाँ, अब आइए बिहार, झारखंड, बंगाल, 4 ही लिया, अभी 4 पर चलिए। ठीक है, तो बंगाल में 42,
झारखंड में 14 जो स्ट्रेंथ है वो बता रहा हूँ, बिहार में 40 और 48, महाराष्ट्र में 41 सीटें पिछली बार मिल गई थी, चूंकि दोनों का साझा था, ऑब्वियसली वहां लूजर है। बिहार में 39 मिल। हाँ आप बताइए, चलिए मैं क्यों बोलूं, आप बताइए। मैं सिर्फ इतना, अगर 4 ही को आप देख लीजिए तो मैं तो ले गया था 260 पे, ठीक है, वो एकदम, जबकि उसमें अब ज्यादा उन्हीं को दे रहे हैं। उसके बाद अगर कमोबेश बाकी जगह पर 20 सीट भी कम आ गई, और यहां मुझे बोलने दीजिएगा, जिस दिन मोदी जी की भाजपा एक सेकंड, ये जो 4 स्टेट है, 4 स्टेट की टोटल सीट शायद 144 के आसपास बननी चाहिए। 4 के 12, हाँ 144 बनेगी। नहीं हाँ 4 स्टेट 144 बनेगी शायद, मैं सही जोड़ रहा हूं तो। बंगाल में इन्हें 5 से 6 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, अभी 18 है, चलिए ठीक है। झारखंड में मैं मान के चलता हूं 9-5 भी रख लीजिए, 9 हम 5 वो। ओके, अभी 12 है शायद बीजेपी मेरे ख्याल। बिहार में इनके पास 17 है, 17 है, ठीक है, जेडीयू 16 है। हाँ 2-3 जीत जाए तो बड़ी बात होगी, चलिए मैं 5 मान लेता हूँ। अब आ जाइए महाराष्ट्र में इनको 10 सीट भी नहीं मिलेगी। अब ये तो इसके हिसाब से करिएगा तो मेरे 260 से आंकड़े से और भी नीचे जाएगा। यही तो मैं इसलिए 260 आप कैसे जोड़ रहे हैं जब यहाँ अभी अजीत भाई, मेरा महत्वपूर्ण बात वो नहीं थी, महत्वपूर्ण ये थी कि जिस दिन ये वाली भाजपा 240 पे आ जाएगी, nobody would do business with them। जो आज इनके साथ खड़े दिख रहे हैं, they'll be the first one to leave। और फिर मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी पार्टी जो अलग अलग 2-3 राज्यों में है, जिसको बीजेपी की टॉप लीडरशिप टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, they'll run away, छोड़ देंगे इनको। ये मैं कह रहा हूं कि इस चीज को शायद किसी से भी ज्यादा मोदी जी और अमित शाह जी समझते हैं। योगी जी का अपना व्याकरण चल रहा है। अब आपके मैं व्याकरण ने आपके मैथमेटिक्स पे आता हूं कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी को 250 से नीचे ले आएंगे, 40 ऐसा शायद कहा ना आपने, 250-40 जो भी, तो फिर विपक्ष की क्या स्थिति बनती? फिर तो ये हो गया कि आप ये देख रहे हैं कि वो कितना नीचे आएगा और उससे उनमें कितना अनरेस्ट होगा, वहां कितनी दावेदारी होगी, या मोदी की दावेदारी खत्म हो जाएगी, विपक्ष को क्या मिल रहा? हाँ देखिए, सीधी सी बात है कि अगर वहां 200, ये तो मैं मतलब विशुद्ध अंकगणित का चीज है, अब तक तो थोड़ा मैं मनोविज्ञान भी बोल रहा था। अंकगणित में जैसे ही आप 240 के आसपास आते हैं, आपके बरक्स दूसरी तरफ आंकड़ा कितना बचता है? 303 का। 303, हाँ। ये सब इकट्ठा होंगे, ये मैं कह रहा हूं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं 77 और 2004 का एक मिक्स्ड मॉडल आप मान के चलिए, थियोरेटिकली समझने के लिए। और ये मिक्स्ड मॉडल ऑल्टरनेटिव देगा। और तमाम वो लोग जो कहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट, अगर आप देखें, अनस्टेबल, सो कॉल्ड अनस्टेबल गवर्नमेंट ने इस देश को सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन दिया। सो कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा प्रगतिशील हमें उपकरण दिए। आप देवेगौड़ा जी के जमाने से लेकर वीपी सिंह के जमाने से लेकर के अभी जब यूपीए तो मंडल कमीशन बीपी सिंह ने दिया, जो सबसे बड़ा एक तरह से रिफॉर्म है, जहां पे राजनीति बदल गई उसे 11 महीने की सरकार से। उसके अलावा आप हाल में देखिए यूपीए 1, आरटीआई, ये सारी चीजें मामूली नहीं है। मनरेगा, हाँ मनरेगा, यूपीए के बाद आप मनरेगा की स्थिति देख लीजिए इस सरकार में, आरटीआई की स्थिति देख लीजिए। जिन उपकरणों के आधार पर यूपीए को अपदस्थ किया गया था, आरटीआई मेजर इंस्ट्रूमेंट था, आज आप आरटीआई करके देख लीजिए आपको क्या जवाब मिलता है। तो मैं समझता हूं कि वो चीजें भी रिट्रीव करने के लिए ये आवश्यक है कि एक बार जब इनका आंकड़ा वहां तक ना छुए, बाकी सब लोग उसके बाद उनको एक दूसरे के साथ देखिए, तब फिर डर भी तो खत्म होगा। अभी कईयों के मन में डर है, सीबीआई, ईडी, आईटी, वो डर का खत्म होना, क्योंकि इन्हें इतना डरा दिया है लोगों को कि डर का डर भी कमतर होता जा रहा है, जो कि 24 के बाद मैं समझता हूं खत्म होगा। अब एक सवाल यहीं से, चूंकि ये आपने ठीक है राज्यवार, अब लोग यही करेंगे 1 साल तक, जब तक नतीजे नहीं आएंगे ऐसे ही राज्यों के हिसाब किताब सब आदमी करेंगे, हर पक्ष के लोग। लेकिन जैसे बंगाल है, बंगाल की बात बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी एक तैश वाली मुख्यमंत्री है, कांग्रेस से उनका जो रिश्ता है, जो दूरी है वो जानते हैं। यहाँ तक कि अडानी के मामले में भी एक तरह से दूरी बनाए रखी ममता बनर्जी ने, और कई मुद्दे हमने 5 साल में देखे, संसद में एक डिस्टेंस बनाया, आपको भी पता होगा। और बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और इसकी फाइट है,
अब 18 सीटें बीजेपी को तब मिल गई थी जब बीजेपी को 2 थी, 2 से सीधे 18 हुई और 77 सीटें विधानसभा में मिल गई। ये कह सकते हैं बीजेपी हार गई, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 77 मिल गई। दूसरा पक्ष, तो बंगाल में अगर आप कहते हैं कि बीजेपी को आपने शायद पता नहीं, हाँ 9 क्या बोला आपने, बीजेपी को बंगाल में कुछ ऐसे ही बोला आपने, 5-6 से ज्यादा, 5-6। तो बंगाल में क्या फोर्स, क्या समीकरण देखते हैं? आपको लगता है कि जैसे आपने जो कहा कि एक के सामने एक, तो बंगाल में क्या कांग्रेस इस पर सहमत हो जाएगी कि अपनी सीटें छोड़कर या लेफ्ट सब अपनी दावेदारी छोड़कर ममता बनर्जी सीधे बीजेपी से टकराए? जैसे एक थ्योरी बार बार चलती है, रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है वो उस भूमिका में रहे। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं सब कुछ पब्लिक ही कर दूं? कुछ चीजें रहने दीजिए, अभी प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन जो चीजें अक्सर दिखती है ना, आप ममता जी की कांग्रेस से दूरी की बात कर रहे थे, हमने नजदीकियां भी देखी है, हमने वो दौर भी देखा है। इसलिए मेरा मानना है कि कई चीजें क्षणिक होती हैं, एपिसोडिक होती हैं, वो चीजें नजरअंदाज होंगी या कर दी जाएंगी आने वाले दिनों में। हाँ, सही बात है। सिलेबस के सारे पन्ने अभी आप कैसे खोल देंगे और किस स्टेटमेंट का क्या मतलब कोई निकाल ले कि ये सारे दलों की तरफ से मनोज जी बोल रहे हैं। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि आप बहुत सारी मीटिंग्स में थे, अब एक अहम रोल शरद पवार साहब का। मैं आपको आज सिर्फ राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि विश्लेषक के तौर पर, जो एक अध्येता है, जो राजनीति को एक अलग तरह से प्रोस्पेक्टिव पर विश्लेषण भी करते हैं, तो दर्शक भी इसी तरह से समझे और मनोज जी के पार्टी के जो बॉसेज हैं वो भी इसी तरह से समझे कि वो जो बोल रहे हैं वो। तो जैसे महाराष्ट्र की बात है, शरद पवार जी का अचानक जो बयान कई बार आता है, जैसे उन्होंने कहा रोटी पलटने का वक्त है, हालांकि उसके बाद इस्तीफे से जोड़ा गया, पता नहीं क्या सच है, लेकिन उनका बयान जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए भी आ गया, अप्रैल में एक बयान दिया उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, लेकिन 2024 में रहेंगे कि नहीं इस बारे में बोला नहीं जा सकता, सीटों से लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है, अभी कैसे बता दें। तो सीट जो सबसे बड़ा पेच होता है किसी भी गठबंधन बनने में, और गठबंधन दो तरह से बनता है, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस। तो पोस्ट पोल में तो फिर भी जब सब लोग हताश लोग हों, परेशान हों, इसको हटाना है तो आप एकजुट हो जाते हैं, जो 96 की मिसाल है, उससे बड़ी क्या है कि 13 दिन में वाजपेयी बाहर गए और डार्क हॉर्स देवेगौड़ा बन गए और फिर गुजराल भी बन गए और फिर सीताराम केसरी बाहर से चाबुक चलाते रहे, सरकार चली गई। लेकिन तो इस सिचुएशन में जब आप एम्बिशन भी सामने होता है, रीजनल एस्पिरेशन भी सामने है, तो सीट और ये सब पे लगता, मैं एक चिंतक की तरह ही आपसे बात करता हूं कि सारे अपने इंटरेस्ट को छोड़कर वो ये देखेंगे कि हमको मोदी को हराना है, जो आपने सारे हराने के लिए जो जरूरी वजह बताई, चाहे इंस्टीट्यूशन की बात की, चाहे लोगों की चिंताओं की बात की। देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी चीज है ना कि अक्सर हम जब गठबंधन की बात करते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, सीट एलोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रारंभिक सीढ़ी ही नहीं। प्रारंभिक सीढ़ी है साथ बैठना, एक प्रगतिशील विकल्प पर एक सहमति होना, और वो विकल्प हवा में नहीं बनेगा, वो तभी बनेगा जब साथ लोग बैठेंगे, मुद्दों को लेकर के आएंगे। देखिए अल्टीमेटली आप सीट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कोalition भी, प्री पोल भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके मुद्दों के लिए जनता के बीच में ट्रैक्शन नहीं है, फिर क्या हो गया? चुनाव तो नहीं हुआ ना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के मुद्दों को, जैसे कांग्रेस ने 5 गारंटी दी, उसके लिए आकर्षण हुआ लोगों के बीच में, उस तरह की एक नेशनल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और हवा वाली बातें नहीं, 100 डेज कमिटमेंट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑन इन्फ्लेशन, ऑन सामाजिक सौहार्द, उसको लेकर के। अब आइए दूसरा कि नेताओं के बयान होता है सर, कई दफा मैं एक छोटा उदाहरण अपना देता हूं। आज से 2-3 वर्ष पूर्व मैंने एक सेना प्रमुख के बारे में कहा था, एक ऐसे ही चैनल वाले ने सवाल पूछा, तो मैंने उनको कहा कि साहब देखो, हमारी सेना का व्यवहार तो पाकिस्तान से अलग होना चाहिए, वहां के सेना प्रमुख टेलीविजन में रहते हैं, हमारे सेना प्रमुख कभी भी सामने आकर के मीडिया को बाइट नहीं दिया करते थे, ऐसे ही हम बड़े हुए। अब एक चैनल ने उसको चलाया, मनोज झा ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का सेना विरोधी रुख। तो अब पवार साहब ने कहा रोटी पलटने का वक्त आ गया,
अब उसके इतने विश्लेषण हुए हैं, अगर हर विश्लेषण पर मैं कहानी बनाऊं तो कुछ कहानी महाराष्ट्र के लिए दिखती है, कुछ देश के लिए दिखती है, कुछ अलग अलग जगहों के लिए। मैं समझता हूं इन तमाम बयानों के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग शब्दावली है, अलग अलग मुहावरे हम इस्तेमाल करते हैं। एक ही विषय पर मैं और संजय राउत जी एक ही बात भी बोलेंगे ना तो मुहावरे अलग होंगे। तो मैं समझता हूं इन मुहावरों कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्टिंग दिखेंगे, विरोधाभासी। कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, जैसे सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी माफी नहीं मांगते, तो रिएक्शन उद्धव ठाकरे और संजय राउत का आया कि सावरकर पर मत बोलिए, क्योंकि उनके लिए सावरकर महाराष्ट्र में मुद्दा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको बचाए रखना। मैं इसलिए कह रहा हूं अजीत जी, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑन डिफरेंट इश्यूज, चाहे हिस्ट्री को लेकर के हो या कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट 77 जैसा अभी भी नहीं है। यकीन मानिए 77 में मैसिव कॉन्फ्लिक्ट था। जेपी परेशान हो गए थे कि मैंने आंदोलन तो छेड़ दिया, अब इसके बाद के मैंडेट को मैं कैसे मैनेज करूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी अब तो कम से कम एक वर्केबल सिचुएशन है। आप टेलीफोन उठा के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। 76, 77 में तो टेलीग्राम पहुंचते पहुंचते ही और विरोधाभास बढ़ जाता था। अच्छा, मैं उसका काउंटर सवाल है, 77 में इमरजेंसी के बाद देश चुनाव में आया था, उसके पहले लगभग 22 महीने या 2 साल इमरजेंसी थी, 75 से 77 तक। हम लोग बहुत छोटे थे, मेरी 8-9 साल उम्र थी, लेकिन तब भी याद है कि जहां मैं बेगूसराय में था, गली गली में थाली पीटते हुए इंदिरा गांधी फला है नारे लगाते हुए लोग, दुनिया भर के नारे इजाद हुए थे और चलते थे। तो जो देश में अनरेस्ट था 77 के पहले, वो अनरेस्ट आज नहीं है ना। 77 के पहले की जनता, जो जनता इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकना चाहती थी, ये अलग बात है कि उसी जनता ने 350 सीट 80 में दे दी, लेकिन मैं अभी 77 के पहले का ही बेंचमार्क लेते हैं तो जनता उस तरह से तो नहीं है ना। देश में वैसी स्थिति है कि मोदी को पूरी जनता उखाड़ कर फेंकना चाह रही है, जैसे 77 में उखाड़ के देखिए सर, उस समय पॉलिटिकल पार्टियां टूल थी, जनता के गुस्से को एक तरह से गैल्वनाइज करने की फोर्स बन गई, लेकिन वो गुस्सा पीछे से आ रहा था जिसने उसको फोर्स बनाया। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो आप काउंटर करें। नहीं अजीत जी, मेरा थोड़ा फर्क है इससे, या फिर एकदम एकेडमिक लेवल पे मैं कह रहा हूं। 77 प्री व्हाट्सएप युग था। 77 में अखबार थे और उन अखबारों पर भी पाबंदी थी। कई दफा रूमर अलग अलग तरह के स्प्रेड होते थे। 77 में हिंदुस्तान इमरजेंसी के बावजूद एक मेजॉरिटेरियन स्टेट नहीं था, और ये मेरी बात को ये बहुसंख्यकवादी मुल्क नहीं था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, बावजूद उनके, जब उनको लोगों ने कहा कि चुनाव मत करवाइए अभी, उन्होंने कहा नहीं चुनाव करवाऊंगी। 77 में चुनाव हुआ। अभी जो है ना, ये इमरजेंसी से बुरे हालात, एक मेजॉरिटेरियन इथॉस के तहत, और ये मैंने सदन में कहा, ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल रहा हूं सर, मैंने कहा कि मेजॉरिटेरियनिज्म संसद की मेजॉरिटी से अलग चीज होती है। आपको 303 मिलने का मतलब लाइसेंस नहीं है कि आप बुचर कर दोगे हर चीज को, संस्थाओं को, संस्थानों को। ये बहुत बड़ा फर्क है। 77 में लोगों के पास, जिसको कैथारसिस कहते हैं, वेंटिलेशन के स्पेस कम थे। आज के दौर में कई दफा आपके साथ में बात कर ले रहा हूं, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, कई बार वेंटिलेशन जो गुबार है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे निकलता है। ये अच्छा है या बुरा मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उस दौर की बातें थोड़ी अलग थी। वो जो प्रतिमान मैंने लिया था समझने के लिए, सिर्फ ये जो अनविलिंगनेस टू सिट विद ईच अदर, ये 77 में थी। आज कम से कम उसमें तब्दीली आई है। और 77 में भी, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था काशीनाथ सिंह जी को, काशी हाँ नहीं, उनकी वो किताब पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी सी है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, उसमें उन्होंने 80 का जो चित्रण किया है, वहां के गोष्ठियों का, बातचीत का, मतलब गोष्ठी छोड़, ऑर्गेनाइज्ड गोष्ठी नहीं, एक पान वाले की दुकान पे, एक चाय वाले की दुकान पे, जो आज वो नहीं है। तो नए दौर में, इस 2023 में, हम वो जो कहते हैं ना अनरेस्ट, वैसा नहीं है। अभी टर्की में चुनाव हो रहा है, अर्डोगन जो वहां के हैं, वो अपने आप को मोदी जी ही वहां का समझते हैं, और कई समानताएं हैं, लेकिन गुबार अंदर अंदर, वो उसका प्रस्फुटीकरण कब होगा सामूहिक रूप से, ये अलग विषय है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये दो
अलग अलग क्षणों को, वर्षों को, कालखंड को आपके समक्ष मैंने रखा। हो सकता है मेरी बात से आप कन्विंस ना हुए हों, लेकिन मैं ऐसे देखता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 में कई सारी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो तोड़ करके ही चुनाव होगा। मैं फिर भी एक काउंटर करूंगा, चूंकि मैं काउंटर करूंगा तभी उसका लॉजिक देंगे जो बीच में दर्शक को समझ में आएगा कि 77 में पब्लिक एट लार्ज का गुस्सा बचपन में भी मैंने देखा और जितना पढ़ा वो सब है। और आपने भी जिक्र किया, अखबारों पर पाबंदी थी, एक्सप्रेस की तो बिजली लाइन काट दी गई थी, काले पन्ने हो रहे थे, सब कुछ देखा, पत्रकार जेल भेजे गए रातों रात, पत्रकार नेता सब, और पूरे देश में गली गली में इमरजेंसी को लेकर आक्रोश था। अभी जो चुनाव हुए असेंबली में, मान लीजिए जैसे गुजरात में चुनाव हुए 150 पार बीजेपी ऐतिहासिक जीत, यूपी में चुनाव हुए लगभग 50% वोट मिल गए, विधानसभा की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड तोड़ दिया अपना ही एक तरह से, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब पीछे से कम आए बट 250 पार हो गए उस सिचुएशन में जब माना जा रहा था बीजेपी कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में जब पब्लिक चाहे, उसकी जो वजह है, उसकी वजह हिंदुत्व है, उसकी वजह उसकी हिंदू आइडेंटिटी है, बहुसंख्यकवाद आपने कहा बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बीजेपी यही बहुसंख्यकवाद के नैरेटिव को लोगों के दिमाग में भरती है जहर की तरह, और इसलिए वो शिमला में बना देंगे, गर्मी निकाल देंगे और ये सब बयान आते हैं। प्रधानमंत्री जब खुद ही शमशान कब्रिस्तान कह देते हैं और कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं तो मतलब समझते हैं। यही कोशिश कर्नाटक में हुई कि बजरंग बली को ताले में बंद करने का नैरेटिव, हिजाब से लेकर केरला स्टोरी, प्राइम मिनिस्टर अगर एक फिल्म का नाम ले रहे तो जाहिर है निशाने पर कौन है सब समझता है। बावजूद इसके कर्नाटक में भी 36% वोट बीजेपी को मिल गया, जो लगातार मिल रहा था। जेडीएस श्रिंक किया, जो कांग्रेस को गया। यूपी का मैंने जिक्र किया, मैंने गुजरात का जिक्र किया। हिमाचल में भी बीजेपी हारी, 1% वोट बीजेपी से कांग्रेस को ज्यादा मिला, परसेंटेज की बात करें। मैं सिर्फ इसको समझना चाह रहा हूं, जनता में अभी भी आकर्षण 36, 37, 38% लोकसभा वाला है। वो जब तक टूटेगा नहीं तो कैसे होगा? क्या आप वो टूटता देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव के 4 साल बीत गए। हिस्टोरिकली एक बात कहना चाहूंगा कि 77 में भी अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और साउथ इंडिया ने 150 दिया, साउथ ने 150 दिया, बिल्कुल याद है। तो ये हम लोगों को, ये इस देश बहुत बड़ा देश है अजीत जी, इस देश का मानस एक क्षेत्र में क्या सोचता है अब देखो ना अजीत जी, अपने यहाँ नागालैंड असेंबली है, विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष मुक्त जो इनका सपना था इन्होंने नागालैंड में पाया। ये ऐसी ही संसद चाहते, विपक्ष मुक्त संसद, विपक्ष मुक्त उत्तर प्रदेश, विपक्ष मुक्त बिहार। ये जो लार्जर इश्यूज है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, मैं मानता हूं इनके पास एक वोट बैंक है जो तैयार वोट बैंक बना है, लेकिन कोई भी चीज जो मैं बार बार दोहराऊंगा वो परमानेंट नहीं है सर। वो जो 36% है वो इंतजार कर रही है, वो भी उनका भी एक बड़ा हिस्सा कि उधर क्या गतिविधि हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। कई सारे लोग, आज ही एक मित्र ने कहा कि वैष्णो देवी जाना है, तो मैंने कहा यार तुम्हारे तो बहुत सारे मंत्री लोग दोस्त हैं, उनसे कह दो, वोट तो उन्हीं को देते हो। तो उन्होंने हंसते हुए कहा हम तो जीतने वाले को वोट देते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये जो तथाकथित 36-38% की कहानी है ये भी टूटेगी अगर हम इधर फ्रैगमेंटेशन को रोक लें, जो बाकी का हल्का है। कई क्षेत्रों में हो सकता है कम सफलता मिले, कई में ज्यादा मिले, लेकिन अंततः विकल्प यहीं से होगा, ये मैं कहता हूं। चलिए, बात लंबी हो रही है। आखिरी सवाल कि आप कह रहे अगर हम ये रोक ले फ्रेगमेंटेशन, और अगर ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि ये अगर हो जाएगा ऐसा? फिर वही सवाल हाइपोथेटिकल है, लेकिन सवाल है। अजीत जी, मैं आपको गारंटी देता हूं अनप्रेसिडेंटेड चुनाव होगा, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। उस दो चुनाव के साय में 77 और 2004 जो भी रिलक्टेंस देख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम नहीं साथ में जाएंगे, उनकी कई मजबूरियां हैं, उनको उन मजबूरियों के साथ रहने दीजिए। वो पहले लोग होंगे जो भाजपा, एनडीए तो अब रहा ही नहीं, उसको छोड़ के इधर आएंगे, तो वो ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। शायद आप लोगों को सबको 2-3 महीने में परिस्थितियां काफी अनुकूल, लोगों के अनुसार अनुकूल नजर आएंगी।
चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था ताकि एक विस्तार से बातचीत हो। और ये आपकी इतिहास ऐसा के है विद्यार्थी। कि 1 घंटा हो गया। जी जी, कोई नहीं, दर्शक देखेंगे, आपको 1 घंटा सुनेंगे। 54 मिनट का लगभग इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए और दर्शकों, हमारे दर्शकों से संवाद के जरिए अपनी बात कह पाने के लिए। नमस्कार।